नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं उत्कर्ष। आज हम लोग देखेंगे अपने फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान में 12 से लेके 35 तक है, यानी अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया है। आप लोग हमेशा पढ़ते चले आ रहे होंगे कि इस अनुच्छेद में हमारा ये लिखा है, इस अनुच्छेद में ये लिखा है, बट उसके डीप की बातें नहीं पढ़ते हैं। जो रूडिमेंटरी हमारा होता है बेसिक फंडामेंटल राइट्स का, वो नहीं जानते हैं। और आजकल जो एग्जामिनर है क्वेश्चन वहीं से पूछ रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि इनको हम लोग मानवाधिकार भी कहते हैं, इनको हम लोग प्रकृति के दिए हुए अधिकार भी कहते हैं। हर देश के मनुष्य को, यहां तक कि पूरी दुनिया के हर मानव को ये अधिकार प्राप्त होते हैं। और अगर ये अधिकार किसी मानव से हटा लिए जाएं तो उसकी जिंदगी मात्र ना रह जाके उसकी जिंदगी कुछ रह ही नहीं जाएगी। मतलब ये है कि अगर फंडामेंटल राइट्स किसी इंसान के पास ना हो तो वह इंसान इस पृथ्वी में केवल एक कीड़ा मात्र हो जाएगा। सारे के सारे अनुच्छेद को हम एकदम बेसिक से, एकदम कतई बेसिक से सिखाने का प्रयास करेंगे। आज केवल हम ये जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स हमारे निकले कहां से हैं, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है और वास्तविकता में इनको कहा क्यों जाता है फंडामेंटल राइट्स। मतलब हमारा ये है कि इनको मूल अधिकार ही क्यों कहते हैं और कोई अधिकार क्यों नहीं कहते हैं। इनकी उत्पत्ति कहां से होती है, जितनी भी हमारी भूमिका इस टॉपिक की होती है फंडामेंटल राइट्स की, हम वो बनाने का आपके दिमाग में पूरा प्रयास करेंगे ताकि आपके दिमाग में फंडामेंटल राइट्स की एक भूमिका बन जाए। अगर फंडामेंटल राइट्स की भूमिका बन गई तो जितने भी आने वाले अनुच्छेद होंगे वो आप अच्छे से कर पाएंगे। बशर्ते बाईमानदारी आप अपनी कॉपी पेन को तो ना रखिएगा, बस एकदम अच्छे से सुनिएगा हमारी बातें। जितनी बातें हम बताएंगे अगर ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाती हैं तो आने वाले अनुच्छेद जो होंगे वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। मेरे भाई, मेरा विश्वास करो, एक भी समय, एक भी नैनो सेकंड हम आपका बर्बाद नहीं करवाएंगे। जितनी बातें बताएंगे सारी की सारी आपके लिए कतई जहर बातें होंगी, कतई इंपॉर्टेंट बातें होंगी। बट हम बताते हैं कि ये जो आपके अधिकार होते हैं, अगर आपको अच्छे से चल गए पता तो आपका नजरिया आपके देश के प्रति बदल जाएगा और यहां तक कि हर इंसान के प्रति और अपने प्रति खुद आपका नजरिया बदल जाएगा। हमारे मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल देते हैं। देने वाले अधिकार को हम लोग कह देते हैं मौलिक अधिकार। तो चालू करते हैं मौलिक अधिकार। अब सुनिएगा मेरी बातें। हमारा मौलिक, देखो दो वर्ड हमारे होते हैं, एक हमारा होता है मौलिक अधिकार और एक हमारा होता है मौलिक कर्तव्य। एक हमारा होता है मेरे भाई मौलिक अधिकार और एक हमारा होता है मौलिक कर्तव्य। इन दोनों में आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो प्लीज आज की बात कंफ्यूज मत होइएगा। देखो भाई, मौलिक अधिकार का मतलब तो होता है राइट्स और मौलिक कर्तव्य हमारे लिए गए हैं रूस से। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मौलिक कर्तव्य आपके लिए गए हैं रूस से और मौलिक अधिकार हमारे लिए गए हैं अमेरिका से। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। पहले इन दोनों क्वेश्चन को याद कर लीजिए। मौलिक जो अधिकार है आप लोगों के वो लिए गए हैं अमेरिका से और जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको लिया गया है रूस से। अच्छा, अब एक पॉइंट यहां से और बनता है कि वास्तविकता में होता क्या है कि मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल नहीं थे। मतलब कि संविधान शामिल होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद हमारे मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया था। बट जो हमारे मौलिक अधिकार थे, जब हमारा संविधान बना था तब से ही हमारे संविधान की किताब में मौलिक अधिकार हैं। मतलब क्या बताया हमने? मतलब मेरे भाई हमने आपको ये बताया कि मौलिक कर्तव्य को आपका संविधान लागू होने के बाद लागू किए गए हैं। ठीक है, मतलब इनका संविधान में उल्लेख नहीं है और इनका संविधान में उल्लेख है। क्लियर हो गया? इन दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमारे संघ के, मतलब सोवियत संघ से के संविधान से लिए गए थे और ये लिए गए थे हमारे अमेरिका के संविधान से। अब यहां से सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक को हम लोग कह देते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक का मतलब क्या होता है मेरे भाई? मौलिक का मतलब आपका होता है मूल। मौलिक का मतलब क्या होता है? मूल होता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब होता है कतई नेसेसरी, मतलब बेसिक वाले अधिकार। अरे मूल का मतलब अगर जाए आप लोग बायो में तो मूल का मतलब जड़ समझ सकते हो, जड़ से। मतलब कि जो कतई जड़ के अधिकार होते हैं उनको हम लोग कह देते हैं मौलिक अधिकार। देखो, अगर आप जाओगे बड़े उससे तो एकदम बेसिक से सीखो, तब आप बड़े उससे जाओगे। अभी जब हम केस बताएंगे अच्छे तब चलेगा पता। अगर आप लोगों ने डीपीएसपी नहीं देखा, जाके देख सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमने उसमें बताए थे आप लोगों के। एक भी एग्जाम आप लोगों का होगा,
कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, डीपीएसपी से बाहर। इसको भी हम फंडामेंटल राइट्स को उससे भी अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप लोग साथ दीजिए। हमने कहा, आप लोगों से क्या कहा, मौलिक अधिकार को हम लोग कह देते हैं मूल। भाई मौलिक का मतलब क्या होता है, तो मौलिक का मतलब हमारा होता है मूल को, और मूल को हम लोग समझेंगे जड़ से, और जड़ का मतलब होता है बेसिक से। मतलब कि जो हमारे बेसिक वाले अधिकार होते हैं उनको हम लोग कह देते हैं मौलिक अधिकार। अब सुनिए, हम आपको बताते हैं, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट को जाने मौलिक अधिकार होते क्या है, तो यहां पे हमने शामिल कर दिया है सारे के सारे आपके जो कंफ्यूजन है दिमाग में, परप्लेक्सिटी है, वो आपका यहीं से एंड होगा। कतई मन से देखिएगा मेरे भाई। हमने कहा सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये आता है कि भारत के कौन से भाग को हम लोग कहते हैं मैग्ना कार्टा। तो याद रखिएगा मेरे भाई कि मौलिक अधिकार आपके संविधान भाग 3 में है। हमने आपसे कहा कि आपके संविधान भाग 3 में हमारे कौन से अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं। तो आपका क्वेश्चन यहां से आएगा कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 को, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार हैं, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्यों कहते हैं, मैग्ना कार्टा क्यों होता है, चल रहा पता। पहले यह जानिए कि भारत के संविधान में भाग 3 को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं, और मौलिक अधिकार कहते हैं, और मौलिक अधिकार को ही वास्तविकता में मैग्ना कार्टा कहते हैं। हुआ क्या था शुरुआत में कि ऐसा मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कि ऐसा पत्र या ऐसा दस्तावेज जिसमें किसी व्यक्ति, देश या संस्था के अधिकारों का उल्लेख होता है। आपको समझ नहीं आ रहा, हमने आपसे कहा कि मानो मैं, ये डायरी मेरी है, इसमें हम सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किस प्रकार करते हैं, हम कहां जाते हैं, क्यों जाते हैं, मेरा उद्देश्य क्या है, जितना भी मेरी वर्क होता है सारा का सारा हम इस डायरी में लिख देते हैं। तो मेरा अधिकार, इसको हमने अपना, मतलब ये डायरी दस्तावेज मेरा हो गया। उसी प्रकार ये जो मौलिक अधिकार है संविधान के, डायरी समझो, मतलब ये दस्तावेज को हम लेट कर देंगे आगे डायरी से, मतलब डायरी जो मेरी है इसको हमने दस्तावेज कह दिया। चूंकि डायरी ये मेरी थी तो ये दस्तावेज मेरे था। अब ये फंडामेंटल राइट्स, ये भी एक प्रकार की डायरी है। ये किसकी डायरी है, संविधान की डायरी है मेरे भाई, ये संविधान की डायरी है, इसलिए इसको संविधान की डायरी कह देंगे या संविधान का दस्तावेज कह देंगे। इसका मतलब क्या है, जिस प्रकार हम अपनी डायरी में सुबह से लेकर शाम तक की मेरे साथ क्या हुआ और क्या क्या हुआ, सारे की सारी चीज को शामिल करते थे, सिनेरियो को, उसी प्रकार जिस ऐसा दस्तावेज इसमें किसी व्यक्ति, देश या संस्था के अधिकारों का उल्लेख होता है उसको मैग्ना कार्टा कह देते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, क्वेश्चन यहां से ये आता है कि मैग्ना कार्टा हमारा कौन सा भाग कहलाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बट अगर किसी ने पूछ लिया हमारा समाज में और समझता है विजिबिलिटी में, तो क्या कहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाग 3 को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं, और मौलिक अधिकार को ही हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। चूंकि इसलिए कि भाग 3 को हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स कह दिया। हुआ क्या था हमारा प्रारंभिक में 15 जून 1215 को, आप ये डेट को अगर हो सके तो याद करिएगा, ना हो सके तो केवल सन को याद कर लिख लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा कि 15 जून 1215 को विंडसर हमारा इंग्लैंड के पास का एक स्थान है। ये कुछ नहीं याद करना, अभी जो बताएंगे वो देखिएगा, आपको मतलब जानकारी के लिए बता रहे हैं हम आपकी कि 15 जून 1215 को विंडसर के पास रनमेडे में इंग्लैंड के राजा जॉन थे। इंग्लैंड के राजा 15 जून 1215 को जॉन थे, उन्होंने एक स्वीकृत घोषणा पत्र दिया था, और उसी घोषणा पत्र को हम लोगों ने मैग्ना कार्टा कह दिया था। तो पूरे विश्व ने मैग्ना कार्टा का शब्द कब जाना था, 1215 ईस्वी में जाना था। और किस लिए जाना था, क्योंकि इंग्लैंड के राजा ने उस दिन अपना पत्र, घोषणा पत्र जारी किया था, और उसी घोषणा पत्र को हम लोगों ने मैग्ना कार्टा कह दिया था। यहां से आप ये याद कर लीजिएगा मेरे भाई। अच्छा, अगर इकोनॉमिक्स में जाते हैं तो वहां पर भी हमारा एक शब्द आता है बजट। बजट का भी उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, उसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण है। बट यहीं पे अगर बात करें 1719 ईस्वी की, इंग्लैंड के राजा ने बजट कह के, बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला, बजट का मतलब होता है मेरे भाई चमड़े का
थैला, बजट का मतलब होता चमड़े का थैला। हुआ क्या था, इंग्लैंड के राजा ने, है ना, अपना एक चमड़े का थैला में उसने कुछ पत्र रखे थे और अपनी संसद में जाके उसको खोला। सब लोगों ने ये कह के मजाक उड़ा दिया कि बजट खुल गया, बजट खुल गया। इसीलिए पूरे देश में, हमारे पूरे विश्व में बजट शब्द हमारा वहां से उत्पन्न हो गया। दो क्वेश्चन याद हो गए। बजट का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है और मैग्ना कार्टा हमने आपको बता दिया। बजट की जगह हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान में उल्लेख है। वो बात की बात थी। अब देखिएगा सेकंड हमारा पॉइंट क्या बनता है कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। मतलब क्या है, मतलब राज्य कहता है कि ये ना करो, मौलिक अधिकार कहते हैं कि ये करो, और मौलिक अधिकार ये कहेंगे तो मौलिक अधिकार एक तरफ मान्य हो गए और राज्य हमारे एक तरफ हो गए। तो राज्य हमारा हो जाएगा राज्यपाल यादव और मौलिक अधिकार हमारे हो जाएंगे खली। अब आप बताओ कौन जीतेगा, तो आप कहेंगे खली जीतेगा। मतलब मौलिक अधिकार जो आपके हैं वो सरकार से ज्यादा ताकतवर होते हैं। जेन्युइन सी बात है कि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, वो कोई भी व्यक्ति कर दे, आपके अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, देश का कोई भी व्यक्ति कर दे, उसके खिलाफ आप जा पाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अभी सब बताएंगे, आप ये जानिए यहां से ये विशेषताएं मौलिक अधिकार की है कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। देख लीजिएगा, आपके क्वेश्चन हो सकता है पेपर में आ जाए कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं कि नहीं होते, इस कथन की पुष्टि कीजिए। नंबर 1 में ऑप्शन रहेगा यह कथन सही है, नंबर 1 में दूसरे में ऑप्शन रहेगा यह कथन गलत है। इसी प्रकार 3-4 में लिखा रहेगा पहला कथन दूसरे की व्याख्या करता है और 4th में लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, इसीलिए मौलिक अधिकारों की प्रगति निगेटिव होती है। क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि मौलिक अधिकारों की प्रगति कैसी होती है, निगेटिव होती है। क्यों कि मौलिक अधिकार हमारे राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। भाई साहब, राज्य क्या होता है, तो राज्य का मतलब यहां पे यूपी एमपी बिहार से नहीं है। राज्य का मतलब यहां पे यूपी एमपी बिहार से नहीं है। मतलब कि राज्य का मतलब किसी स्टेट से नहीं है। स्टेट क्या होता है, अरे मेरे भाई, जिसमें हम लोग रहते ना है, भारत में हमारे 28 राज्य हैं, उन 28 राज्य का मतलब हमारा इस राज्य का नहीं है। समझिएगा मेरे भाई, हमने कहा कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। यहां पे राज्य का जो मतलब है यूपी और बिहार से नहीं है। अभी समझेंगे किससे है, तो देखो सबसे पहला अनुच्छेद लिखा हुआ है 12। अभी जानेंगे बाद में, पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अनुच्छेद 12 हमारा क्या कहता है, संसद या राज्य विधानमंडल, संसद या राज्य विधानमंडल, जिस प्रकार एक पूरे देश की संसद होती है उस प्रकार एक पूरे देश का विधानमंडल होता है। याद करिएगा, मतलब देश के लिए संसद का काम करती है संसद और राज्य के लिए संसद का काम करता है राज्य विधानमंडल। यहां से हल्का सा बच्चे जान जाइएगा, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित संस्थाएं, संघ सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं और स्थानीय निकाय राज्य की परिभाषा देते हैं। मतलब क्या है, मतलब कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। यहां से आप ये दिमाग कतई नहीं लगाइएगा कि राज्य का मतलब यूपी एमपी बिहार होता है। हमने आपसे कहा कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, इसीलिए मौलिक अधिकारों को हम लोग कह देते हैं निगेटिव अधिकार, मतलब कि निषेधात्मक प्रकृति। और यहां से कतई मेरे भाई दिमाग नहीं लगाइएगा कि मौलिक राज्य का मतलब यूपी एमपी बिहार होता है। राज्य का मतलब क्या होता है, आप ये इसको मत जानिए, इसको बस इतना जानिए कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अब हम बताते हैं कि राज्य का मतलब क्या होता है। मतलब कि पूरे देश में जो भी हमारी सरकारी संस्थाएं हैं उनको हम लोग राज्य कह देते हैं। जैसे आपने हमसे कहा डाकघर सरकारी होता है, हमने कहा वो भी अपने आप में एक राज्य है। हमने आपसे कहा रेलवे हमारा सरकारी होता है, हमने कहा हाँ भाई वो भी हमारा एक राज्य है। हमने आपसे कहा आरबीआई आपका सरकारी होता है, आपने कहा हाँ, तो हमने कहा वो भी एक प्रकार का राज्य है। मतलब कि जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उनको हम लोग राज्य कह देते हैं। आप कोई भी सरकारी संस्थान का नाम बताइए, हम आपको बता देंगे है कि नहीं है। आपने कहा
केंद्रीय विद्यालय तो हमने कहा सरकारी है, तो वो भी हमारा राज्य है। राज्य का मतलब है इतना जानिएगा कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उनको हम लोग कह देते हैं राज्य। और राज्य शब्द की परिभाषा कहां दी गई है, तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। इसको आप लोग प्लीज मत भूलिएगा। क्लियर हो गया? यहां से राज्य का मतलब मत याद करिएगा। यूपीएमपी बिहार से क्वेश्चन आता है पेपर में, कंफ्यूज होके कर देते हैं गलत, यहां मत जानिएगा। फिर सुनिएगा कि अगर संसद के द्वारा कोई भी हमारी संस्था स्थापित हो जाएगी, या तो भाई दो ही प्रकार की संस्थाएं स्थापित हो पाएगी। अगर देश लेवल पे बात करें, केंद्र लेवल पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगर स्टेट लेवल पे बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब अगर संस्थाएं हमारी जारी होती हैं सरकारी, तो या तो जारी करती है केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार। इन दोनों के द्वारा अगर संस्थाएं जारी होती हैं तो उनको हम लोग कह देते हैं यहाँ के राज्य। और राज्य एक प्रकार का आपका स्वायत्त होता है, मतलब कि निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है। जेन्युइन सी बात है, स्वतंत्र ही होगा। अब देखिए थर्ड नंबर पॉइंट कि प्राकृतिक अधिकार कहते हैं इन लोगों को। क्यों? क्योंकि ये अधिकार जो है हमको बचपन से मिल जाते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है उसको ही अधिकार ये प्राप्त हो जाते हैं। होता क्या है कि जितने भी अधिकार हमारे होते हैं, वोट डालने का अधिकार हो गया, हमारे शादी का अधिकार हो गया, मतलब मैरिज का एक्ट हो गया, सारे हमारे किसी ना किसी उम्र के बाद होते हैं। पर नहीं, मौलिक अधिकार हमको जब बच्चा पैदा होता है, मां के गर्भ से बाहर आता है, तभी से ये अधिकार हमको प्राप्त हो जाते हैं, मौलिक अधिकार। इसीलिए हम लोग इनको कह देते हैं नेचुरल राइट्स, अर्थात प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है यार भाई, जानो ऐसे कि प्राकृतिक का मतलब क्या हो जाएगा, जब कोई बच्चा जो उसको अधिकार प्रकृति देती है, जो उसको अधिकार प्रकृति देती है, उनको ही हम लोग कह देते हैं यहाँ के प्राकृतिक अधिकार। अब जरा दिमाग लगाइए, जो हमारे संविधान निर्माता थे वो कितने इंटेलेक्चुअल थे, प्रूडेंट थे, जो वो चाहते थे कि पूरे देश में जो अधिकार, एक समान अधिकार लागू हो जाएंगे तो हमारा कोई भी व्यक्ति ना आगे जा पाएगा ना पीछे आ पाएगा, पैसे में नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार। मतलब कितने होशियार हमारे वो लोग थे संविधान निर्माता, जो चाहते थे कि पूरे का पूरा हमारा देश एक जुट में, एक बंद में बंद के रहे और कतई न जा पाए। आप बात करते हैं पाकिस्तान में, वहां पे मौलिक अधिकार नहीं है। बात करते हैं नाइजीरिया में मौलिक अधिकार नहीं है। बात करते हैं तालिबान में मौलिक अधिकार नहीं है। अरे बात करते हैं पाकिस्तान में मौलिक अधिकार, सीरिया में, नाइजीरिया में नहीं है। यह देश हमारे आतंकी राष्ट्र है और तभी वहां की जनता दिन पर दिन पीटी जा रही है। चीन में भी हमारे मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकारों के दम पर आज हम लोग जिंदा खड़े हैं। अगर मौलिक अधिकार ना हो तो हम लोग वास्तविकता में अपनी रोटी तक ना खा पाए, ना कि देश में स्वतंत्र सांस ले पाए। आप बात करो पाकिस्तान की, जो वहां के मुस्लिम है हमारे, वो आपने जो कतई हार्ड मुस्लिम है, मतलब वेल्थ पावर जिनके पास अच्छी है वो तो जी लेते हैं, बट जो कतई निम्न कोटि के मुसलमान हैं वो वहां जी नहीं पाते हैं। बात करो चीन की, जो पैसे वाले हैं, उद्योगपति हैं, वो जी रहे हैं। चीन के लोग सही से जी नहीं पाते, उनकी सरकार उन पे ऐसा आधिपत्य करती है कि वो लोग जीने के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां पे फंडामेंटल राइट्स नहीं है। हमारा भारत ऐसा देश है जहां पे फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स आदमी के लिए होते हैं, आदमी को जीने के लिए, और जीने के लिए नहीं, स्वतंत्र जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए और घूमने के लिए करते हैं प्रेरित कि जहां भी जाओ हमारा देश केवल एक है, भारत अखंड है, अखंड रहेगा मौलिक अधिकार के द्वारा। हमने आपसे कहा कि प्राकृतिक अधिकार कहते हैं या तो मानवाधिकार कहते हैं। मानवाधिकार का मतलब क्या होता है? मानवाधिकार का मतलब होता है मानव के अधिकार। मानवाधिकार का मतलब क्या होता है? ह्यूमन राइट्स। आपको पता होगा मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? क्वेश्चन आता है कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर 1948 में यूएनओ की हमारी बैठक होती है, महासभा की, तब हमारे होता है, मतलब ये एक्ट पारित होता है और 1950 में लागू हो जाता है। मतलब कि 10 दिसंबर 1948 को घोषणा पत्र हमारी होती है यूएनओ की, यूएनडीपी की, और कह देते हैं कि लागू कर देंगे। और बस इतना जानिएगा कि 10 दिसंबर 1950 से हमारे अधिकार पूरे देश में लागू हो गए। इसीलिए मौलिक अधिकार भी हम लोग इनसे लेट करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, इसलिए हमने आपको ये बता दिया। अच्छा, आप ये जानिएगा कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 बचे हैं। क्या हुआ था कि जब हमारे संविधान बना था, हमारे अंबेडकर जी ने, जितने भी हमारे पहले बच्चे अच्छे, प्रसाद जी हमारे थे, अल्लाह स्वामी अय्यर थे, हमारे कृष्णन जी थे, और जितने भी नेहरू जी थे, जितने विद्वान थे हमारे, उन्होंने 7 मौलिक अधिकार हमको दे दिए थे। बट इनका दिन पर दिन हनन हो रहा था।
तो संपत्ति के अधिकार को हमारा छठवां अधिकार था। यहाँ पे देखो ABCDEFG आना चाहिए था, जी हमारा आता है 7 नंबर में, नहीं 6 नंबर में आता है, तो उसको हटा दिया गया था जी को। हमारा ABCDEF यहां पे होगा जी, जब को हमारा हटा दिया गया था। जब हमारा आता है 6 नंबर में, मतलब कि छठवें मौलिक अधिकार को संविधान से हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को होता क्या था, दिन पर दिन संपत्ति के अधिकार का हनन हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं हो पाएगा, तो इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में होता है और 79 में लागू हो जाता है के द्वारा हटा दिया गया हो। मतलब ये हमारा संपत्ति का अधिकार, आप लोग केवल ये याद रखते हैं कि 44 संविधान संशोधन 1978-79 में हुआ था। अरे संपत्ति के अधिकार कौन सा अनुच्छेद था, तो अनुच्छेद 31 में हमारा संविधान संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था, जो कि इस समय संपत्ति का अधिकार नहीं है। सुनिए कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में केवल 6 बचे हैं। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था तथा 44वें संविधान संशोधन 1978 में होता है, 79 में लागू होता है के द्वारा या के तहत समाप्त कर दिया गया। अगर बात करें 44वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 300A अनुच्छेद 300A में लागू कर दिया गया है। अब यह विधिक अधिकार बन गया है। विधिक का मतलब क्या होता है, विधिक का मतलब होता है कानूनी। विधिक का मतलब क्या होता है, कानूनी। और हमने आपको बताया है कि डीपीएसपी क्या कहते हैं, डीपीएसपी बस इतना जानिएगा कि अनुच्छेद 32 हमारा क्या कहता है कि अनुच्छेद, अरे कुछ अनुच्छेद याद करो, अभी जब पूरा बताएंगे सीरियल से तो अच्छे से याद हो जाएंगे, बट जो अनुच्छेद हम बता रहे हैं उनको आप लोग याद कर लो। अनुच्छेद 32 हमारा कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का डिसोबे होता है, विशिष्ट होता है, हनन होता है, तो उसके तहत अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके हम जा पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे। अब क्योंकि संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार तो बचा नहीं है, अगर आपके संपत्ति के अधिकार का डिसओबे होता है या हनन होता है, संपत्ति के अधिकार का हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे। यह अनुच्छेद 32 कह रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 32 केवल यह कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का डिसओबे होता है या हनन होता है, तो अनुच्छेद 32 के द्वारा आप जा पाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अब चूंकि 44 अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो हमारा था, राइट्स ऑफ वेल्थ पावर, वो हमारा तो बचा तो है नहीं, तो संपत्ति का अधिकार का अगर आपका हनन हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे। क्वेश्चन 3 बन रहे हैं कि संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में था, तो अनुच्छेद 31 में था। संपत्ति के अधिकार अब कहां पे है, अनुच्छेद 301 में है। संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये घोषणा होती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, 79 में लागू हो जाता है। अनुच्छेद 301A में हम लागू कर देते हैं। यहां समझ में आ गया होगा मेरे भाई, हमने पहले ही बता दिया है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति निगेटिव होती है, अनुच्छेद 12 हमने बता दिया। संपत्ति के अब देखिए, मौलिक अधिकार हमारे कई पार्ट में विभाजित होते हैं। कई पार्ट आपके व हमारे 6 मौलिक अधिकार हमने क्योंकि आपको बताया, पहले आपके 7 थे, एक हमारा हटा दिया गया है। अब कितने बचे हैं, तो आप ध्यान से कह देंगे, अब 6 बचे हैं। 6 कौन कौन से हैं, समता का अधिकार, मतलब राइट्स ऑफ इक्वालिटी, पूरे देश के सभी नागरिक समान रहेंगे। अगर राष्ट्रपति जा रहे हैं रोड से, संपत्ति ये समता के अधिकार के द्वारा समान रहेंगे, परंतु वो देश का पहला नागरिक होता है, देश का सर्वोच्च नेता हमारा होता है राष्ट्रपति, इसलिए उसके सम्मान में गाड़ी रुकवा दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में कह दे कि हमको देर हो रही थी, हमारे मूलाधिकार का हनन हो रहा था, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति पर भी सुनवाई हो सकती है समता के अधिकार के द्वारा, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार कहता है कि समता, मौलिक अधिकार हमारा कहता है समता का अधिकार, देश के सभी नागरिक समान रहेंगे, उन पर जितने भी कानून हैं एक समानता से लगेंगे, चाहे हमारा कोई हो,
मंत्री हो, विधायक हो, पार्षद हो, हम हो, आप हो, महिला हो, बच्चा हो, पूरे देश के नागरिकों पे समता के अधिकार के द्वारा राइट्स ऑफ इक्वलिटी, समान नागरिक होंगे, पूरे देश के नागरिक समान होंगे। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। हमारी अलग अलग प्रकार की समानताएं हैं, अभी हम आपको बताएंगे। अभी केवल ओवरव्यू दे रहे हैं कि हमारा पहले सिलेबस से पढ़ना क्या है। इस सिलेबस हमने मौलिक अधिकार का बता रहे हैं। सुनिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार मतलब आप पूरे देश में स्वतंत्र रहेंगे। अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो पुलिस वालों की इतनी औकात नहीं है कि आपके घर के बाहर आ जाए, आपका दरवाजा खटखटा दे और आपको गिरफ्तार कर ले। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार, देश में हम जीते हैं अपने, अब जिस मिट्टी में जन्म लिया, जमीन से धूल से जिसकी सांस पली, उस मिट्टी में हम लोग स्वतंत्र हैं। और देश हमसे संविधान से मतलब हमारा मौलिक अधिकार कहता है कि आप जिस देश में खड़े हैं वो देश हमारा स्वर्ग भूमि है, आदेश देता मतलब हमारा कहता है कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक की अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं। जब इसमें अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक से, तब पढ़ेंगे। आज देखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर आपका कोई संस्था शोषण करता है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये हम आपको बताते हैं। अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। सभी रिट आपके जिह्वा में होंगी, मेरा वादा है। अगर आप लोगों ने मन से देखा, एक भी पॉइंट्स आपका फंडामेंटल राइट्स का बाहर नहीं आएगा एग्जाम में और आपके अंदर खुद ही इरुडाइट आ जाएगा, विद्वानता आ जाएगी। हमने आपसे कहा, आप देखो पाकिस्तान में, वहां पे क्या लोगों का शोषण नहीं होता है? जेन्युइन सी बात होता है। आप देखो तालिबान में होता है कि नहीं शोषण होता है? आप कहेंगे बिल्कुल। अरे बगल सबकी ना सुनो तो इसकी सुनो चीन की, वहां पे लोगों का शोषण होता है कि नहीं होता? तो जेन्युइन सी बात यार होता है। क्यों? कि वहां पे हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो वहां के लोगों का शोषण होना तो तय है। बट हमारे भारत में मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो पाकिस्तान में 1956 में 1956 में पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक स्टेट घोषित कर लिया था। पाकिस्तान में हमने अपने आप को इस्लामिक स्टेट घोषित कर लिया था और पाकिस्तान कहता है कि मेरा पूरा देश इस्लामों के लिए है, इस्लाम का है। अपने आप को पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इस्लामिक कंट्री कहता है पाकिस्तान। वहां पे और कोई धर्म को आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता नहीं है। वहां पे अगर हमारे हिंदू होंगे या क्रिश्चियंस होंगे या ईसाई होंगे तो अच्छे से अपने धर्म को मान भी नहीं पाएंगे। क्यों? कि वहां पे हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है। हमारे देश में साफ साफ लिखा है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आप जिस भी धर्म के हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, यहां तक एक सिंघली कोई भी हो, स्वतंत्र रूप से रहो। आपके धर्म पे सरकार कोई भी आधिपत्य नहीं करेगी, कोई भी पजेशन नहीं करेगी। जिस भी धर्म के हो अच्छे से जियो। अनुच्छेद हमारा कहता है 25 से लेकर 28 तक। ये अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में करते क्या है एग्जामिनर कि समता का अधिकार कहां से कहां तक है, एग्जाम में आ जाएगा और बता नहीं पाते हम लोग। या तो क्वेश्चन आ जाएगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक प्राप्त है, हम बता नहीं पाएंगे। फोर्थ ये लिखा हुआ है हमारा ई नंबर यानी कि 5th नंबर, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। सरकार को चाहिए कि छोटे से छोटे बच्चे को, मतलब 14 साल से कम बच्चे को, डीपीएसपी में हमने आपको बताया भी था अगर याद होगा, कि 14 साल से कम बच्चे को हमारा शिक्षा दे दे फ्री, ताकि हमारा देश एक अच्छे लेवल पे जी पाए। भाई सरकार के पास जितना पैसा है, जितना कर पाती है हम लोगों के लिए, उतना करती है। आप जिस नजरिए से देखते हो किसी को, वो आपका नजरिया, आपकी नजर खराब नहीं होती, नजरिया खराब होता है। सरकार को अगर देखोगे कि सरकार हमारे बेड पर कर रही है तो उसी कार्यों की छाप हमारे माइंड में पड़ जाएगी और सरकार को हम वैसा ही सोचने लगेंगे। इसी प्रकार यहां पे देखो, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आपको सरकार जो है आंगनबाड़ी खुलवाती, फ्री में पढ़वाती है, सरकारी बच्चों को खाना खिलवाती है फ्री। आपको, आपके परिवार को अगर एक दिन को खाना खिलवाने के लिए कह दिया जाए तो नहीं खिलवा पाएंगे किसी परिवार को। और सरकार देश के जितने भी गरीब तबके के परिवार होते हैं सबको देती है फ्री शिक्षा और फ्री खाना देती है। किस अधिकार के तहत? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के तहत। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। शिक्षा वह शेरनी का दूध है
तो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकार कहते हैं। क्यों? हमने क्या कहा, फिर सुनिएगा कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि हमारा अनुच्छेद 32 में है, भीमराव अम्बेडकर साहब बाबा ने हमारे इनको मौलिक अधिकार या इनको कहा है संविधान की आत्मा कहा है। और कहा गया है संविधान में कि अनुच्छेद 32 को कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकार। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार बनाने वाला अधिकार यही होता है। फिर सुनिएगा बातें मेरी। हमने कहा कि मौलिक अधिकारों को मतलब कि अनुच्छेद हमारे 12 से लेके 35 अनुच्छेद 35 तक को मौलिक अधिकार तो है, बट इनको मौलिक अधिकार बनाता कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। क्योंकि अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, और इसी अनुच्छेद के द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे। अगर आपको अधिकार तो प्राप्त है, और अगर आपके अधिकार का हनन हो गया तो आपके अधिकार का हनन तो हुआ है, उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, तो क्या फायदा ऐसे अधिकार का? अगर हमको अधिकार प्राप्त है और अगर उन्हीं अधिकारों का हनन होता है तो हम कहीं जा नहीं पाएंगे। तो उन अधिकारों का होने का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? कुछ तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य है, देखो ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 का अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है अनुच्छेद 32 के द्वारा, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि सुनो महान्यायवादी, हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, आप सुनवाई करो। ये हमने आपको बता दिया, अनुच्छेद 12 बता दिया, अनुच्छेद 13 आपका सेपरेट वीडियो बनेगा, क्योंकि अनुच्छेद 13 यहां बताने के लिए नहीं है। अनुच्छेद 13 के 3-4 केस आते हैं, अच्छे केस आते हैं, और उसको 3-4 क्या केस आते हैं, और कई हमारे पजल्स बनते हैं, सारे हम आपको बताएंगे। ये हमने केवल भूमिका आपके दिमाग में बनाने का प्रयास किया है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, इनको देखिएगा अच्छे से। जितने आपको आपके लाइव पॉइंट लगे वो आप लोग अपने माइंड में इनकलकेट कर लीजिएगा, मतलब भर लीजिएगा, ब्रिंगफेड कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। अनुच्छेद 13 को हम सेपरेट वीडियो में लाके बता देंगे, और जैसे ही आपको अनुच्छेद 13 समझ में आ जाता है, अनुच्छेद 14 से हम चालू कर देंगे आपका समता के अधिकार से। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात, अगर कहीं भी टर्मोइल कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से समझने का प्रयास करिएगा, असंभव है कि समझ में ना आए। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।